योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का लास्ट चैप्टर और ये हम बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ने वाले हैं। द रीजन बीइंग, अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, राइट? तो मैं नहीं चाहती कि मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक जनरल सा सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब तक और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये वो चैप्टर है जो छोटी क्लासेस से आप साइंस में पढ़ते आ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में इसके ऊपर एसेज लिखते आ रहे हो, है ना? पोल्यूशन, प्रदूषण, ओके, बहुत अच्छे से आप इन सारी टर्म्स के बारे में जानते हो। लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो हियर कम्स केमिस्ट्री इन व्हाट वे? लेट्स सी। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रही हैं, जो प्रोसेसेस आपने पढ़े हैं पहले छोटी क्लासेस के अंदर। अ लिटिल बिट डिटेल हम पिक करेंगे, थोड़ा सा डिटेल, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल उठाएंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद ये पेपर में आने वाली चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? सो दैट आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। पेपर में क्या आना है आपको साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल चैप्टर की बिगनिंग में कुछ एक डेफिनेशंस हैं और आपको पता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत लंबी डिटेल वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये मैंने इधर थोड़े से डेफिनेशंस पिक करके रखी हैं, उनको वन बाय वन हम बोर्ड पे भी लिखेंगे सो दैट आप इजीली उनको नोट कर सके। तो पहला डेफिनेशन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? आप सभी जानते हो पॉल्यूशन क्या होता है। जिस वक्त हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती। अब पहली टर्म एनवायरनमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट हम किसको बोलेंगे? एनवायरनमेंट के अंदर दोनों फैक्टर्स आ गए, बायोटिक भी एंड एबायोटिक भी, ठीक है? बायोटिक मतलब बायोलॉजी, लिविंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर सारे के सारे मटेरियल्स आ गए, सॉयल आ गई, और भी जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, लोगों के घर हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये सारे के सारे एबायोटिक। बायोटिक में क्या आ गया? बायोटिक में आ गए हमारे पास एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मैं उसको एक में ही रखूंगी, और दूसरी आ गई हमारे पास वेजिटेशन, राइट? एक तरफ लिविंग बीइंग्स, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, उसमें एनिमल्स भी आ गए, उसमें हर तरह के क्रिएचर्स, और दूसरा जो फैक्टर है वेजिटेशन, ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, शर्ब्स, एवरीथिंग, हर तरह की प्लांटेशन, ठीक है? तो ये सारे मिलके बनाते हैं एनवायरनमेंट, ओके? तो अब एनवायरनमेंट जिस वक्त नॉर्मल कंडीशंस में है, मींस ना तो एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर क्या होता है, बाय चांस आपके लिविंग एरिया के आसपास कोई फैक्ट्री लग जाती है और वहां से गंदी सी बदबू आनी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे लगता है कि अब हम जिस एयर में ब्रीथ इन कर रहे हैं थोड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब आपके आसपास की हवा जो है उसकी जो प्योरिटी लेवल है वो गिर गया है, उसका स्तर गिर गया है। आप लोग न्यूज उसमें सुनते हो ना, जब न्यूज आती है शाम को तो वो अलग अलग हमारे इंडिया की मेट्रोपोल सिटीज की एयर की क्वालिटी बताते हैं, है ना? पीछे जैसे दिल्ली में आपने देखा था वेरी पुअर कंडीशन थी, लेकिन ड्यू टू कोविड जब ये व्हीकल वगैरह रोक दिए गए, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है, तो उस वजह से एयर की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ठीक है? तो मतलब नॉर्मल एयर के अंदर आप सांस ले रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ द एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू एनी एडिशन, चाहे वो फैक्ट्री से धुआं है, चाहे वो वोल्केनिक एरप्शन है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से जब हमें दिक्कत आ रही है तो हम कहते हैं यहाँ की एयर बहुत पॉल्यूटेड है, राइट? हमारे इंडिया के कुछ एक सिटीज हैं, उसमें लुधियाना भी एक नाम है, कि वहां का जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है? दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक? तो इस तरीके से पोल्यूशन को ग्रेडिंग करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं,
हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यह है, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? ओके, इट इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस। ये वो चेंजेस हैं जो अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है साफ हवा में सांस लेना, लेकिन ड्यू टू वन और अनदर रीजन अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाती है, कहां? इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में क्या? एयर, वाटर, लैंड, राइट? एयर में, पानी में, या फिर लैंड में, सॉइल में, दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट। अब ये जो अनडिजायरेबल चेंज है ना, इट इज हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स किस पे? ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, एज वेल एज ऑन मटेरियल्स। अब आप कहेंगे मटेरियल्स पे कैसे? आप सभी जानते हो ताजमहल का जो मार्बल है दैट इज बीइंग डिग्रेडेड। धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू एसिड रेन, राइट? वहां के एरिया में क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उसकी फैक्ट्री के धुएं से जो केमिकल्स हवा में जाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो उसकी वजह से मटेरियल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अनडिजायरेबल चेंजेस हमारी सराउंडिंग में विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट लाइफ, देन animals as well as on materials, that is called environmental pollution. Simple, ठीक है? ओके, अब ये जो pollution है, देखो pollution या तो मैन मेड होगा या फिर नेचुरल। अब ये जो अनडिजायरेबल चेंजेस है ना, ये कौन सी हो सकती हैं? या तो ये मैन मेड होंगी या ये नेचुरल होंगी। हम नहीं चाहते कि कहीं पे ज्वालामुखी फटे, वॉल्केनिक इरप्शन हो, क्योंकि जिन कंट्रीज के अंदर, जापान में ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं, तो जिन कंट्रीज के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी नेट के ऊपर, तो वहां का जो सॉइल है खराब हो जाती है, फ्लोरा फौना सब कुछ, प्लांट लाइफ खराब हो जाती है। अगर वो सी में जाता है तो सी लाइफ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इट इज नेचुरल, इट इज पॉल्यूशन बट इट इज नेचुरल, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के साथ एक तो लावा बाहर निकलता है, मोल्टन मेटल्स होती हैं उसके अंदर, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारा धुआं उठता है, धुएं के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, राइट? बहुत सारा मटेरियल, छोटे छोटे पार्टिकुलेट्स इधर उधर फैल जाते हैं। दूसरा है मैन मेड, कोई फैक्ट्री लगा दी, पानी में कपड़े धो दिए, तो ह्यूमन बींग्स के व्हीकल्स, उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो गया। तो दो तरीके हैं, आइदर मैन मेड और नेचुरल, दोनों से ही अनडिजायरेबल चेंजेस होती हैं, मींस बोथ लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, अब इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को स्टडी भी तो करना है। ये बढ़ रहा है, घट रहा है, हमारे लिए यूजफुल है और हार्मफुल है। तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with chemical phenomena occurring in environment is called environmental science. तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। साइंस मतलब फिनोमिनास की स्टडी ही करनी है, लेकिन कौन से फिनोमिनास? जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। आइदर इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, और ड्यू टू द एडिशन ऑफ पार्टिकुलेट्स, ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, दैट इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल साइंस। तो देखो, हमने दो डेफिनेशंस कवर कर ली, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस। तो ये था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ये रही एनवायरमेंटल साइंस। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, पॉल्यूटेंट एंड कंटेमिनेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज पॉल्यूटेंट। ओके, अच्छा देखो, पॉल्यूटेंट है क्या, कहां से आते हैं ये? कई बार ऐसा होता है, आप अपने बैग को खाली करते हो, कितने सारे कागज उसमें से निकाल के ऐसे थ्रो कर देते हो गया पोल्यूशन क्रिएट। ठीक है, एनवायरमेंट को खराब किया ना, पॉलीथीन फेंक दिया, एनवायरमेंट को खराब किया। तो पॉल्यूटेंट, दीज आर द सब्सटेंसेस
मेड बाय अस, हम ही बनाते हैं, एंड इवन थ्रोन बाय अस, हम ही फेंकते हैं। कैसे? एज अ बेस्ड प्रोडक्ट, जिसकी हमें जरूरत नहीं, फेंक दिया। आप अपनी सराउंडिंग में देखना, घर से बाहर निकल के मोस्टली जब बारिश होती है तो हमारे एरिया की नालियों का क्या हाल होता है। पता नहीं वो इतना सारा पॉलीथीन कहां से आता है, हम लोग ही तो फेंकते हैं। तो पॉल्यूटेंट मेड बाय अस, ह्यूमन बींग्स ने बनाए, यूज्ड बाय अस एंड इवन थ्रोन बाय अस, विच पॉल्यूट एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन वन वे और अदर। नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, फिर वो गंदा पानी लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाता है। वो पॉलीथीन चलता चलता कहीं हमारे खेतों में पहुंच रहा है, कहीं और वाटर बॉडीज के अंदर पहुंच रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने पहले उनमें से चीजें निकाल के तो खा ली, सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन फिर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स, these are the substances made by us and even thrown by us as waste product. Okay. अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, हम किस चीज को पॉल्यूटेंट कहेंगे। अब हम पॉल्यूशन पे आते हैं। When concentration of a substance already present in nature, this is very important. पॉल्यूटेंट पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है। When concentration of a substance already present in nature or new substance increases to undesirable proportions, उसकी कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई विच इज अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते थे, अनडिजायरेबल, कॉजिंग इतनी ज्यादा हो गई दैट इट इज कॉजिंग डेंजर टू ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स और वेजिटेशन। उस इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन की वजह से डेंजर हो सकता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और वेजिटेशन को, मींस प्लांट्स को। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनसे आपको लगता है कि पॉल्यूशन हो सकता है। देखो अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन टाइप्स पे मैंने बात ही नहीं की, अभी जस्ट हम पॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, कुछ गैसेस का नाम लेंगे, गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। ओके, तो गैसेस होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। देन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल के कंपाउंड्स एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो और कौन पॉल्यूटेंट हो सकते हैं? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स लाइक लेड, लेड को हम लिखते हैं Pb के साथ। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, Hg। पहले पहले लेडेड पेट्रोल आता था, पेट्रोल पंप्स के ऊपर दे यूज टू सेल लेडेड पेट्रोल, लेकिन क्योंकि उस लेड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, क्योंकि उसके साथ लगे हुए एल्काइल ग्रुप, दैट वाज टेट्रा इथाइल लेड। तो ये जो टेट्रा इथाइल है C2H5, ये जो 4 पार्टिकल हैं लेड के साथ जुड़े हुए, ये तो बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन लेड रह जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपने देखा होगा, आप अपने लोकल एरिया के पेट्रोल पंप पे जब भी जाएं तो आप देखना वहां पे लिखा होता है हर पेट्रोल पंप पे अनलेडेड पेट्रोल, मींस इस पेट्रोल के अंदर लेड नहीं है, और कहीं कहीं लिखा होता है सीसा रहित पेट्रोल। आप जरूर चेक करना। तो ये वो कंपाउंड हैं जो एनवायरनमेंट में जाके पॉल्यूशन करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, देन जिंक, जिंक को हम लिखते हैं Zn, आर्सेनिक, इसको हम लिखते हैं As, एक्सेट्रा, राइट। तो एक ये भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हो गए। इसके अलावा अभी मार्च अप्रैल के मंथ में आपने अपने घरों की छत के ऊपर आंगन में येलो येलो सा पाउडर देखा होगा, राइट। क्या होता है वो?
यस, पोलन ग्रेन्स। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी प्लांटेशन है, जितने भी प्लांट्स लगे हैं पाइन्स के, हवा चलती है तो क्योंकि ये इनका ग्रोइंग सीजन रहता है, रिप्रोडक्टिव सीजन रहता है, तो वो पोलन ग्रेन्स विद एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो वो येलो येलो सा पाउडर, इट इज वेरी मच एलर्जिक टू मेनी पीपल, स्नीजिंग एंड ऑल, तो आपने देखा होगा। और मोस्टली उस हवा के बाद हल्की सी जब बारिश होती है तो वो पानी के ऊपर बिल्कुल ऐसे तैर रहा होता है। तो दैट इज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, इसकी वजह से जब हवा चलती है ना बहुत तेज से, तो ऐसे दिखता है कि तूफान चला हुआ, येलो येलो कलर हो जाता है। तो पोलन ग्रेन्स हैं। देन डस्ट, डस्ट भी तो पॉल्यूटेंट है, उसकी वजह से भी तो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, डस्ट वाली तूफान चलते हैं। इसके अलावा वी आर हैविंग पेस्टिसाइड्स। हमारे खेतों में, जंगलों में, जहां पे भी हम पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। देन डिटर्जेंट्स, ये भी तो सिंथेटिक है ना डिटर्जेंट्स, इनसे भी क्या होता है, पॉल्यूशन। तो पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और, तो ये डेफिनेशन आप लोग देख चुके हैं, राइट? तो चलो मैं यही लिख देती हूं, एक और हमारे पास है, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जहां पे भी हमारे रेडियो एक्टिव सेंटर्स हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, राइट? तो ये रेडियो ट्रांसमिशन वाला रेडियो नहीं है। जिस जगह के ऊपर हम रेडियो एक्टिव मेटल्स, यूरेनियम, ठीक है, उनको, जो पावर प्लांट्स हैं हमारे, वहां पे इनको यूज किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है, ऐसे थ्रो कर दिया जाए तो इट विल लीड टू वेरी वेरी डेंजरस पॉल्यूशन। तो जहां पे भी इनको यूज किया जाता है, कोई टेस्टिंग होती है, तो वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को जमीन में बहुत नीचे करके डंप कर दिया जाता है। तो इनकी वजह से भी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। सो इट वाज पॉल्यूटेंट, ये रहा पॉल्यूटेंट। और ये डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करेंगे कंटेमिनेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज कंटेमिनेंट। ये डेफिनेटली एक न्यू टर्म होगी आप लोगों के लिए। कंटेमिनेंट और पॉल्यूटेंट काम दोनों का सेम है, पॉल्यूशन क्रिएट करना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करना। लेकिन डिफरेंस क्या है? पॉल्यूटेंट ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। लेकिन कंटेमिनेंट विच डज नॉट अकर इन नेचर, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आए कहां से? बट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कहां? इनटू एटमॉस्फेयर, एंड affecting its composition is known as contaminant. ठीक है? Now these contaminants, these may or may not be harmful to human beings and plants. जरूरी नहीं कि हर कंटेमिनेंट बहुत डेंजर क्रिएट करेगा, कुछ कम करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर या डिस्कवरी के ऊपर। एक नाम आपने सुना होगा, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी क्या थी? इन 1984 एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है, आपको पता है सबको। आपने बहुत सारे एसेज जब आप लिखते हो उसमें भी आप मेंशन करते हो। तो 1984 में व्हाट हैपेंड एट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का नाम है, और वहां पे कुछ केमिकल्स बनते हैं। फैक्ट्री के अंदर शाम का टाइम था, तो उसमें से एक कंटेनर में से एक गैस रिलीज हुई, एंड दैट वाज मिथाइल आइसोसायनेट। शॉर्ट में इसको बोला जाता है मिक, मिथाइल आइसोसायनेट। ये वहां पे लीक हुआ, ठीक है, मिथाइल आइसोसायनेट लीक्ड इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री।
killed many people. बहुत से लोग इससे मर गए, बहुत से लोगों की हालत खराब हो गई और इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन कार्बाइड का जो मालिक है उसके ऊपर केस किया हुआ है। और कुछ टाइम पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले, दिस इज 2021, फ्यू इयर्स बैक, 2 और 3 इयर्स बैक, हम वो केस काफी क्लोज थे उस केस के कि जो इसका मालिक है उसको इंडिया बुलाया जाए, जितना नुकसान हुआ है लोगों का उसकी भरपाई की जाए। लेकिन ये प्रोसीजर्स बहुत लंबे चलते हैं। बट द सफरर्स, सिर्फ एक इस केमिकल की वजह से बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो गई, बहुत से लोग मारे गए वहां पे। और अब ये जो मिथाइल आइसोसायानेट है, मैं इसको कंटेमिनेट क्यों बोलूंगी, क्योंकि हमारी एयर के अंदर ये नेचुरली एग्जिस्ट करता ही नहीं। दो सब्सटेंसेस के आपस में रिएक्ट करने पर ये गैस बनती है, ये कंपाउंड बनता है। तो उस फैक्ट्री में इस केमिकल को यूज करके कोई और केमिकल बनाया जाता था। तो ये किसी कारणवश, किसी की लापरवाही से लीकेज हो गई, धीरे धीरे करते करते वो काफी लोगों की जान चली गई। तो ये नेचर में तो नहीं था, कहां से आया? यस, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। फैक्ट्री में बना, भाई गॉड ने थोड़ी ना बना के भेजा, भगवान ने तो ऑक्सीजन बनाई है, ठीक है, ऑक्सीजन बनाई है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। लेकिन मिथाइल आइसोसायानेट, दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये तो ह्यूमन एक्टिविटी से ही बना ना, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज कंटामिनेंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा पोल्यूटेंट और कंटामिनेंट का डिफरेंस क्या है। काम दोनों का सेम, वो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। कुछ टाइम पहले दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि एक फैक्ट्री से लीकेज हो रही थी, बहुत सारे स्कूल के बच्चे बीमार हो गए। तो दैट पर्टिकुलर केमिकल जो दिल्ली की फैक्ट्री में रिलीज हुआ, दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कंटेमिनेंट। तो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इट लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसकी कॉम्पोजिशन जब बढ़ जाती है इट लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड दैट विल बी रिगार्डेड एज कंटेमिनेंट। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। आई वाज टॉकिंग अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो दिस वाज द केमिकल, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट, इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। वेल, एक और केमिकल सब्सटेंस है, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकली इट इज H2S2O7। नेचर के अंदर ये एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, राइट। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तब ये बनता है, राइट। तो ये दोनों ही मिक एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज कंटेमिनेंट। इनको हम कंटेमिनेंट बोलते हैं। तो कंटेमिनेंट का सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है कि मिथाइल आइसोसाइनेट ही रहता है, जो हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कंटेमिनेंट। अब अगर हम मिथाइल आइसोसाइनेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको और ओपन करके लिखते हैं, CH3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर। तो दोनों ही कंटेमिनेंट हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री के अंदर किस काम के लिए यूज किया जाता था? इट वाज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, राइट। तो वो पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें इसकी लीकेज हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। नो, व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या है? सोर्स आपको पता है, स्रोत, जहां से पोल्यूटेंट या कंटेमिनेंट
एनवायरमेंट में एंटर करेगा दैट इज कॉल्ड सोर्स. द साइट फ्रॉम विच पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स केम, जहां से ये आते हैं, इज कॉल्ड सोर्स. और देखो हर पॉल्यूटेंट और कंटेमिनेंट का कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा. एवरी पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सोर्स. और सोर्स का पता होना बहुत जरूरी है. अगर हमें पॉल्यूटेंट के सोर्स का पता चल जाता है तो हम उस पॉल्यूटेंट को एलिमिनेट होने से रोक सकते हैं. इट हेल्प्स टू डेवलप मेथड्स टू एलिमिनेट पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, हम इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने का तरीका सोच सकते हैं. मान लीजिए यहां पे कोई फैक्ट्री है. ठीक है, ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यहां चिमनी लगी है जिसका धुआं पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. ओके, हमें पता चल गया कि इस फैक्ट्री के धुएं में एक पर्टिकुलर केमिकल है जो हमारे आसपास के वेजिटेशन को, हमारे फॉरेस्ट को खराब कर रहा है. सोर्स पता चल गया. अब क्या करना है, या तो फैक्ट्री बंद करें या कोई तरीका ढूंढें कि वो पॉल्यूटेंट बाहर ही ना आए. तो क्यों ना इस सिंपल सी धुएं वाली चिमनी को हम एक इससे रिप्लेस कर दें. तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर है, जब इसमें से धुआं ये इसके ऊपर लगेगा, निकलेगा, कुछ पार्टिकल्स यहां चिपक जाएंगे, कुछ यहां चिपक जाएंगे, कुछ यहां चिपक जाएंगे, तो बाहर सिर्फ गैसेस ही जाएंगी. दैट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट, तो पार्टिकुलेट्स को हम वहीं पे प्रेसिपिटेट कर लेंगे इन इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर. राइट, तो सोर्स पता था ना, तो आपने उसको बाहर आने से पहले ट्रीटमेंट दिया और पॉल्यूटेंट को पॉल्यूशन क्रिएट करने से रोक दिया. तो इस तरीके से जो सोर्स है, नॉलेज ऑफ सोर्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं सोर्स के साथ दूसरी चीज आ गई, सिंक. नेक्स्ट इज सिंक. सिंक क्या होता है? हमारे किचन में भी सिंक होती है ना. हमारे जो भी जूठे बर्तन होते हैं हम सिंक में फेंक देते हैं, सारी जूठन निकल जाती है, बर्तन फिर से साफ के साफ. उसी तरीके से एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, व्हाट एवर टाइप ऑफ पोल्यूशन में भी हर किसी का कोई ना कोई सिंक जरूर होता है. ठीक है, तो सिंक क्या है? या तो ये कोई मटेरियल होगा या मीडियम. द मटेरियल और मीडियम विच इंटरैक्ट, किसके साथ इंटरैक्ट करता है? विद अ लॉन्ग लिव्ड पॉल्यूटेंट इज कॉल्ड सिंक. मतलब जो पॉल्यूटेंट को खत्म करने का काम करे, दैट विल एक्ट एज सिंक. सबसे बेस्ट एग्जांपल मार्बल. इट एक्ट्स एज अ सिंक फॉर एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड. मार्बल है तो सिंक, लेकिन अगर मार्बल की बिल्डिंग है वो तो खराब हो जाएगी. ठीक है ना, बट इट इज अ सिंक. ये एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड को खत्म कर देता है, क्योंकि वो भी तो एक तरह का हमारे पास पॉल्यूटेंट रहता है. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसमें? ये रहा मार्बल, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कहां से आया? एटमॉस्फेयर से. और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके बना लेगा कैल्शियम सल्फेट. And there is evolution of water and carbon dioxide. तो आप देखो एटमॉस्फेयर में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट था, जहां पे भी मार्बल है ये गिरेगा, दिस मार्बल विल एक्ट एज सिंक. ये इसको खत्म कर देगा. देख लो, उसने सल्फ्यूरिक एसिड को खत्म कर दिया, खुद का सल्फेट बना लिया और वाटर और CO2 रिलीज कर दिया. तो ताजमहल पे भी यही हो रहा है. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट बनता जा रहा है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स वी यूज्ड एज अ स्प्रे. अल्टीमेटली वो जाते कहां है? प्लांट्स के ऊपर थोड़ी ना बैठे रहते हैं, या तो सब सॉइल वाटर के अंदर या फिर ग्राउंड वाटर के अंदर वो चले जाएंगे. एंड दिस ग्राउंड वाटर एंड सब सॉइल वाटर, ये दोनों ही एक्ट एज सिंक. किसके लिए? पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. तो आई होप आप समझ गए होंगे सोर्स और सिंक का रिलेशन क्या है. अब आपको सोर्स का पता चल गया, सिंक का पता चल गया. रिसेप्टर कौन है? कोई भी ऐसी चीज विच इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेंट्स, एनीथिंग that is affected by pollutants is called receptor.
एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन बींग्स, these are receptor of various pollutants which cause irritation in eyes and breathing problems. Understood? Okay. Taj Mahal is receptor of atmospheric sulfuric acid. है ना? It is affected by atmospheric sulfuric acid, that is, it act as a receptor. ताज महल रिसेप्टर है किसका? एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड का, उससे ये अफेक्ट होता है ना. इट इज गेटिंग कोरोडेड, इसका मार्बल कोरोड हो रहा है, खराब हो रहा है. तो आई होप पता चल गया सबको. रिसेप्टर जिसके ऊपर पॉल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है, which is affected by pollutant, that is called receptor. One very important definition, that is speciation. Now what is speciation? हम different species की बात करते हैं, है ना, बायो में बात करते हैं ना species. उसी तरीके से pollutants की भी species होती है. एक ही एलिमेंट लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, राइट? तो स्पीसिएशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स और स्पीशीज ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट इन एनवायरमेंट. एक ही एलिमेंट या कंपाउंड कितनी अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उस क्या स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पीसिएशन. हम जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मींस हमने उसकी स्पीसिएशन कर दी, हमने उसकी कैटेगरी ढूंढ ली, होगा वो एक ही. एग्जांपल देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होगा. मरकरी, आपको पता है मरकरी को हम कैसे लिखते हैं? यस, Hg. दिस इज मरकरी. अब ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो सकता है. कैसे? पहली फॉर्म एलिमेंटल मरकरी, मतलब ये मरकरी वेपर ऐसे ही प्रेजेंट होगा एनवायरमेंट के अंदर, एज मरकरी ही आपको दिखाई देगा, जैसे वो थर्मोमीटर के अंदर होता है. इट मे बी प्रेजेंट एज मरकरी सॉल्ट्स. ये मरकरी का कोई सॉल्ट हो सकता है, जैसे HgCl2 हो सकता है, Hg2Cl2 हो सकता है, राइट? तो ये कोई भी हो सकता है. तीसरा तरीका, एज ऑर्गेनोमेटेलिक मरकरी स्पीशीज. देखो, जहां ऑर्गेनो वर्ड आ गया मींस वहां कार्बन आ गया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री. ऑर्गेनो मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा और उसके साथ मरकरी. मैं एग्जांपल बताती हूं आपको. दिस इज CH3 2 टाइम्स और उसके साथ लगा है मरकरी. दिस इज डाइमिथाइल मरकरी. इसको हम बोलेंगे डाइमिथाइल मरकरी. मतलब मरकरी के साथ एक CH3 इधर लगा, एक CH3 इधर लगा, ये है इसका मतलब. अब ये कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग बन रही है, दैट इज व्हाई कार्बन का मतलब ऑर्गेनो, राइट? ऑर्गेनो के साथ मरकरी का बॉन्ड, ऑर्गेनो मेटालिक मरकरी स्पीशीज. तो दैट इज द एग्जांपल, डाई मिथाइल. मिथाइल की जगह पे इथाइल भी हो सकता है. इट मे बी C2H5 HgC2H5. तो दिस इज डाई इथाइल मरकरी. तो कोई भी कंपाउंड एनवायरमेंट के अंदर हो सकता है. ये तीनों ही फॉर्म किसकी हैं? मरकरी की. इट मे बी एलिमेंटल, इट मे बी सॉल्ट एंड इट मे बी ऑर्गेनोमेटालिक मरकरी स्पीशीज. तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है. तो जब हमने ये तीन कैटेगरीज ढूंढ ली, मतलब हमने क्या किया? वी डिड स्पीसिएशन, राइट? नेक्स्ट इज TLV. Now, last definition is TLV. It is threshold limit value. हमें कैसे पता चलेगा कि एयर पोल्यूटेड हो चुकी है? कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना. तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू? वो कौन सी लिमिट है जिसमें रहने पर हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, और उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है? देखिए, दिस इंडिकेट permissible limit of a pollutant in environment to which a healthy worker is exposed during 8 hours a day
और 40 आवर्स अ वीक। कोई भी हेल्दी पर्सन, मैंने वर्कर लिखा है, एनीथिंग, हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी वर्कर अगर दिन के 8 घंटे या फिर एक वीक के 40 आवर्स 40 घंटे, एक हफ्ते के 7 दिन के टोटल 40 घंटे और एक दिन के टोटल 8। ओके, हेल्दी वर्कर इज एक्सपोज्ड, उसका एनकाउंटर है एक ऐसे एनवायरनमेंट के साथ जिसमें वो पोल्यूटेंट है मान लीजिए, लेकिन 8 घंटे उस पोल्यूटेंट के साथ रहने पर पूरी लाइफ स्पैन के अंदर उसके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, तो दैट विल बी द लिमिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी टीएलवी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इज 50 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के अंदर 50 पार्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे तो इट विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट, लेकिन अगर 50 से ऊपर हो गया देन इट विल एक्ट एज पोल्यूटेंट, राइट, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट। तो इसकी टीएलवी क्या है? 50 तक इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इट इज परमिसिबल, हो सकता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 5000 पार्ट्स, 5000 पार्ट्स इन अ मिलियन, तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स ओके, इट विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 5000 पार्ट्स पर मिलियन को क्रॉस कर जाती है, इट बिकम्स 5500, 5200, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट, राइट। इसी तरीके से अब देखो, इनकी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉस्जीन COCl2, इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, C डबल बॉन्ड OCl Cl, दिस इज फॉस्जीन। इट इज पॉइजनस गैस, वारफेयर्स के अंदर इसको यूज करते हैं। और देखो इसकी टीएलवी कितनी है, जस्ट 0.1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 0.1, इतनी कम क्वांटिटी भी होगी तो इसकी एडवर्स इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 0.1 से 0.2 हुआ मतलब उसके पार्ट्स डबल हो गए, तो एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो दिस इज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। हम कैसे निकालते हैं? हम ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन क्या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर 8 घंटे 8 आवर्स स्पेंड कर सकता है। और अगर हम 1 वीक का उसका ऑब्जर्वेशन लें, ही हैज टू स्पेंड 40 आवर्स इन द सेम एनवायरनमेंट। तो अगर उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स नो प्रॉब्लम विद द पॉल्यूटेंट्स। लेकिन अगर 8 घंटे के अंदर ही उसको रिएक्शन स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका मतलब उस पॉल्यूटेंट का टीएलवी क्रॉस हो चुका है। तो ये थी डिफरेंट डेफिनेशंस जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। इनको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना और अच्छे से अंडरस्टैंड करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन घर पे ही रहें, क्योंकि बहुत सारे केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।